हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो किसी भी चैप्टर के लिए हेल्पफुल रहता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दैट इज यहाँ पर चैप्टर का नेम क्या दिया गया है, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर का मींस हम लोग क्या समझते हैं, पेयर मींस क्या होते हैं, जोड़ा, है ना, दो ठो जोड़ा ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, लीनियर किसे हम लोग कहते हैं, पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने पढ़ा लीनियर इट मींस डिग्री 1, लीनियर इट मींस डिग्री 1, लीनियर इट मींस डिग्री 1, ठीक है। डिग्री 1 को ही हम लोग क्या बोलते थे, डेट इज लीनियर। देन इक्वेशन आया है, मतलब इक्वल टू का साइन है ना। इट मींस ऐसा एक इक्वेशन है जिसका डिग्री 1 है ना, जिसका डिग्री 1 है इन टू वेरिएबल, मींस दो वेरिएबल कंटेन करता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिखूं 2x + 3y = 0, ठीक है। तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? तो इक्वेशन सबसे पहले आप समझो कि इक्वेशन किसको कहते हैं। अगर इक्वल टू का साइन आ गया तो उस समय हम लोग इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन हम लोग किसको कहते हैं, जैसे मैं यही चीज को 2x + 3y लिख दूं, इक्वल टू का साइन ना दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक एक्सप्रेशन हुआ, ये एक इक्वेशन नहीं है। जब तक कि इक्वल टू का साइन नहीं आता है तब तक इक्वेशन नहीं कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग गए पेयर। पेयर मतलब क्या बोला जाता है, जोड़ा या दो ठो, है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसका डिग्री 1 हो, मतलब डिग्री 1 का दो ठो इक्वेशन है हमारे पास इन टू वेरिएबल, और जिसमें वेरिएबल जो कंटेन करना चाहिए वो दो वेरिएबल होना चाहिए। तो मैंने सपोज कर लिया एक वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल y, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अब ये हमारा थोड़ा सा हेडिंग जब हम लोग यहां से पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इट मींस लीनियर मतलब वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए, देन इक्वेशन मींस इक्वल टू का साइन होना चाहिए, और इन टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल कंटेन करना चाहिए। इट मींस ये जो एग्जांपल मैंने दिया दैट इज 2x + 3y = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लेकिन चैप्टर के हेडिंग में था पेयर। पेयर मतलब दो ठो लीनियर इक्वेशन दिया गया रहेगा हमें दो वेरिएबल का। जैसे सपोज के लिए मैं यहां पर लिखता हूं दैट इज 5x - 3y = 0 ही रहने देते हैं, है ना। वहां पर कोई कांस्टेंट, चलो यहां पर मैं कोई कांस्टेंट टर्म ले लेता हूं, है ना, 7 ले लेता हूं मैं, ऐसा कुछ है। तो अब यहां पर मैंने दो इक्वेशंस को लिखा और दोनों क्या है, लीनियर है। इट मींस इनका वेरिएबल का डिग्री आपको दिख रहा होगा 1 है, और टू वेरिएबल मींस दो वेरिएबल कंटेन किया गया है x और y। इट मींस ये दोनों इक्वेशन जो है वो एक एग्जांपल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन के ओर जाते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या। जो अभी तक मैंने बताया ना सेम उसी तरह का बात होगा, है ना, कुछ भी नया डिफरेंट थोड़ी होगा। देन क्या बोलता है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक इक्वेशन जो इस तरीके का फॉर्म में होना चाहिए दैट इज ax + by + c = 0। ये क्या है, ये एक जनरल फॉर्म है ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल चैप्टर में कि लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, px = ax + b। ये क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। मतलब इसी तरह से हम लोग क्या लिखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल को लिखते हैं। देन क्वाड्रेटिक का भी हम लोगों ने लिखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरह से लिखते थे, px = ax² + bx + c। ये क्या होता था, हमारा एक जनरल फॉर्म होता था। सेम उसी तरह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक जनरल फॉर्म होता है, मींस उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, तो वो जनरल फॉर्म क्या है, दैट इज ax + by + c = 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ठीक है। वेयर a b c आर रियल नंबर, यहां पर जो a दिख रहा है या b दिख रहा है या c दिख रहा है वो क्या है, वो रियल नंबर हो सकते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। a is not equal to 0 and b is not equal to 0।
बस शर्त ये होना चाहिए कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और ना ही b का वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा और सिर्फ c बचेगा, और सिर्फ c बचेगा तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल खत्म हो जाएगा, यहां पर 0 बच जाएगा, है ना। देन एंड x एंड y आर दी वेरिएबल्स, और जो x और y यहां पर आपको नजर आ रहा है वो क्या है, वेरिएबल्स है, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट ये हम लोगों ने एक ठू लिया है ना, और चैप्टर में हमारा हेडिंग है दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल का है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो लीनियर इक्वेशन लिया गया है। ये तो मैंने एक ठू लेके दिखाया, तो दूसरा मैं किस तरह से लेता हूं, यहां पर अगर जनरल फॉर्म की बात करें, जैसे मैंने यहां पर दो ठो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख के दिखाया, तो जब कभी भी हम लोग को जनरल फॉर्म लिखना पड़ेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। मींस दो वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब हम लोग लीनियर इक्वेशन लिखेंगे तो ये एक जनरल फॉर्म है। मींस a1 कुछ हो सकता है, a2 कुछ हो सकता है। यहां अगर मैं a ही रहने देता तो दोनों इक्वेशन सेम आपको नजर आता है, इसलिए हम लोग डिनोट करने के लिए a1 यहां से लिख दिया और यहां पर a2 लिख दिया, और a1 और a2 कुछ नहीं है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सेम इसी तरह b1 और b2, जैसे ये जनरल फॉर्म है हमारा 2x, यहां पर a1 जो है वो 2 है, b1 क्या है दैट इज यहां पर 3 है, c1 यहां पर 0 ही है, 0 को जब हम लोग इधर लेते हैं तो वो 0 ही रहेगा, यहां पर c1 नहीं है ना, कंटेन नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पर अगर बात करेंगे तो 5x माइनस 3y और 7 को इधर लेते आएंगे तो माइनस 7 इज इक्वल टू 0, है ना। तब आपको यहां पर इस फॉर्म में नजर आ रहा होगा दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 के फॉर्म में ये नजर आ रहा होगा। मतलब ये लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल रहा है तो उसका जनरल फॉर्म बोलेगा तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब ax प्लस by प्लस c। लेकिन अगर पेयर ऑफ लीनियर मतलब दो ठो ऐसा लीनियर इक्वेशन बोल रहा है तो हम लोग इस तरह से जनरल फॉर्म को दिखा देते हैं। देन हम लोगों को इस चैप्टर में जनरली दो ठो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे यहां पर मैंने लिखा है ना, ये दोनों जो है वो एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन के। तो आपको क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, हमें क्या दिया रहेगा इस चैप्टर में बेसिकली कि दो ठो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दिए गए रहेंगे और इन दोनों को सॉल्व करके हम लोगों को x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक ही इक्वेशन देगा तो आप x और y दोनों का वेरिएबल नहीं ला पाओगे। ठीक है, दो वेरिएबल है इसलिए आपको दो इक्वेशन को सॉल्व करके ही x और y का वैल्यू लाना पड़ेगा। अगर एक ही वेरिएबल का रहता तब तो आसान था, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, मतलब 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो हम लोग ऐड कर देते थे 5x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0/5 मतलब कि 0, तो यहां से x का वैल्यू लेते आते थे अगर ये वन वेरिएबल कंटेन करता तो। बट यहां पर दो वेरिएबल है, इसके लिए आपको दो इक्वेशन होना चाहिए, तभी हम लोग x और y का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं ना, और उस मेथड को मैं अलग से डिस्कस करूंगा। इसमें इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि क्या क्या मेथड हो सकता है जिससे हम लोग दो ठो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ये छोटा सा हेडिंग रहेगा दैट इज मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या मेथड है, किस तरह से हम लोग ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जनरली दो मेथड है हमारे पास, है ना। किसी भी लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है।
फर्स्ट दैट इज ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड इट मींस ग्राफ बनाएंगे हम लोग और वहां से पता कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा है दैट इज एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में क्या होगा कि कुछ मेथड है उसको सॉल्व करके बनाया जाएगा, है ना, एल्जेब्रिक मेथड। जब आप ग्राफिकल से बनाओगे, ग्राफिकल मेथड से बनाओगे तो आपको यहां पर 3 तरह के ग्राफ बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो जब आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने जाओगे किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को, तो आपको 3 तरह का ग्राफ ड्रॉ होता हुआ दिखेगा। 3 ही तरह का ग्राफ जो है वो ड्रॉ होता हुआ दिखेगा, जिसको हम लोगों ने नाम दिया दैट इज केस 1, केस 2, केस 2 एंड केस 3। ये तीनों मैं डिस्कस करूंगा कि केस 1 क्या है, केस 2 क्या है और केस 3 क्या है। ऐसा बुक्स में नहीं है डेट इज केस 1, केस 2 एंड केस 3। ये मैं बता रहा हूं कि ग्राफिकल मेथड से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 3 टाइप्स का ग्राफ बनेगा, उसी को हम लोग यहां पर नाम दे दिए डेट इज केस 1, केस 2 एंड केस 3। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि केस 1 क्या है, केस 2 क्या है और केस 3 क्या है, और किस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को। देन एल्जेब्रिक मेथड में भी हमारे पास 3 मेथड है, that is substitution method, substitution method, ये इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। देन इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड, और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड है एल्जेब्रिक मेथड में, मतलब सॉल्व करके हम लोग जो बना सकते हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इलिमिनेशन मेथड है, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ये मेथड इस बार के सिलेबस में हटाया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन ये 2 मेथड आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं तीनों आपको बताऊंगा, तीनों डिस्कस करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। आप एग्जामिनेशन में जब बनाएंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या तो इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन तो यही रहेगा कि सॉल्व करना है, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम में रहे चाहे वो डायरेक्ट दे दे, पर सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये सब मेथड है। या तो हम लोग ग्राफिकल को चूज करेंगे या तो जनरली हम लोग एल्जेब्रिक को ही चूज करेंगे। ग्राफिकल क्वेश्चन में खुद बोल देगा कि ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व करो, तब हम लोग जाएंगे ग्राफिकल में। अगर नहीं बोलेगा तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। बट ये इस बार के लिए सिलेबस में हटाया गया है, रिड्यूस है, तो आप इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड को यूज कर सकते हो। ये तीनों मेथड का मैं अलग से सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस तरह से सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीन, इलिमिनेशन में किस तरह से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से। अभी मैं डिस्कस करता हूं कि ग्राफिकल मेथड में जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को, तो वहां पर हमें केस 1 क्या मिलेगा, केस 2 क्या मिलेगा और केस 3 क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं डिस्कस करता हूं। केस 1, ठीक है, केस 1। तो यहां पर आप देखो लीनियर है, और मैंने पॉलिनोमियल में बताया था कि लीनियर जब कभी भी लीनियर इक्वेशन रहता है तो वहां पर जो हमारा ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। और जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा, मतलब इसका डिग्री 2 होता था, तो उस समय पैराबोला बनता था, मतलब अपवर्ड यू और डाउनवर्ड यू इस तरह करके बनता था, है ना। लेकिन यहां पर लीनियर है, मतलब वेरिएबल का डिग्री 1 है, इट मींस यहां पर जो ग्राफ बनेगा ना वो स्ट्रेट लाइन बनता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। और 2 ठो यहां पर क्या दिया गया, इक्वेशन दिया गया है, मतलब 2 ठो लाइंस बनेगा, है ना, 2 ठो लाइंस बनेगा। जब हम लोग यहां से ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका तो हम लोग जानते हैं, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं जिसमें x और y लिखते हैं, है ना, y का वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं तो x का वैल्यू मिलते जाता है दोनों इक्वेशन में। इसी तरह से करेंगे तो 2 ठो टेबल बनेगा, और 2 ठो टेबल बनेगा मतलब 2 ठो लाइन बनेगा, और लीनियर है मतलब 2 ठो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हो सके आपका ग्राफ इस तरह से बन जाए, when lines L1 and
L2 intersect each other at unique point। ठीक है, मीन्स दो लाइंस बनेगा, उसी का मैंने यहां पर नेम दे दिया, डेट इज लाइन L1 और लाइन L2। तो इस तरह से जब हम लोग ग्राफ बनाने जाएंगे, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, y और y डैश है ना, ये ऑरिजिन। तो हो सके हम लोग ग्राफ बनाएं, ठीक है, ये लाइन L1 है, इस तरह करके बना, एक लाइन बना L1, ये सपोज कर रहे हैं ना। देन ये लाइन बना हमारा L2, ये लाइन बना हमारा L2। कंसीडर कर रहे हैं कि जब हम लोग ग्राफ बनाने गए दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो फर्स्ट इक्वेशन ये मिला कि ये दोनों लाइन जो है, लाइन तो हमेशा स्ट्रेट बनेगा क्योंकि लीनियर है। देन लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम लोग यहां से डॉट 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 लाइन से मिला देंगे, यहां पर जो भी वैल्यू होगा है ना, और यहां पर जो वैल्यू होगा, इसी को तो हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P, और यहां पर मान लेते हैं कि ये दूरी क्या रहा होगा, अल्फा रहा होगा, अल्फा रहा होगा है ना, और ये दूरी क्या रहा होगा, इसको मान लेते हैं हम लोग बीटा रहा होगा। तो हमें कोऑर्डिनेट, अभी सपोज कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें, अल्फा और बीटा। कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, अल्फा और बीटा। मान लेते हैं यहाँ 4 रहता तो यहाँ 4 लिख देते, और इतना दूरी जो है यहाँ पर जो इतना दूरी है उसको हम लोग क्या लिख देते, उसको हम लोग लिख देते, मान लेते इतना दूरी क्या होगा, मान लेते 3 होगा, तो 4 3 लिख देते। कोऑर्डिनेट जिस तरह से हम लोग लिखते हैं ना, जनरली पॉलिनोमियल में भी हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर हम लोगों ने माना कि जब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करने जाएंगे, तो ये फर्स्ट केस आपको मिल सकता है कि when lines L1 and L2 intersect each other at unique point, कि L1 लाइन और L2 लाइन जो है वो किसी एक पॉइंट पे कट करेगा, किसी एक यूनिक पॉइंट पे कट करेगा और कहीं भी कट नहीं करेगा। तो जब आप कभी भी ग्राफ बनाने जाओ दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो आपको ये एक केस मिल सकता है जिसमें दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट पे, है ना, और वहां का ही कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और y का वैल्यू होगा। मींस x का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, मींस यहां से आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। ग्राफ में आप जब जैसे ही ड्रॉ करने जाओगे, यहाँ x का वैल्यू मिला और यहाँ y का वैल्यू मिला, और x और y को आप यहां पर पुट कर दोगे। अगर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता है, सेटिस्फाई क्या कर जाता है, इसका मतलब क्या है, कहने का मेरा मतलब क्या है कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता है। इट मींस यहां पर जो हम लोगों को x का वैल्यू मिला अल्फा, और यहां पर जो y का वैल्यू मिला बीटा, तो x के जगह अल्फा और y के जगह बीटा, x के जगह अल्फा और y के जगह बीटा जब हम लोग पुट करेंगे, तो यहां पर जब पुट करेंगे तो वो 0 के इक्वल आ जाना चाहिए। और यहां जब अल्फा और बीटा पुट करेंगे, अल्फा बीटा कोई भी नंबर हो सकता है ना। अभी मैंने सपोज किया था कि कोऑर्डिनेट 4 और 3 होगा, तो 4 x के जगह पुट करेंगे यहां पर भी और यहां पर भी, और 3 जो है यहां y के जगह पुट करेंगे। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये RHS के इक्वल आना चाहिए, मतलब LHS इक्वल टू RHS, इसको सॉल्व करने पे 0 आना चाहिए। और इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इधर 7 की इक्वल आना, मतलब इसको सॉल्व करके 7 की इक्वल आना चाहिए, तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। इट मींस x और y का यहां पर जब हम लोग का ग्राफिकल लाइन बनेगा और लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। मतलब यहां पर x और y का सिंगल वैल्यू मिलेगा। मींस x का वैल्यू कुछ मिला और y का वैल्यू कुछ मिला, एक ही वैल्यू मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कंसिस्टेंट सिस्टम, है ना, कंसिस्टेंट सिस्टम कब कहेंगे, जब हम लोगों को x और y का वैल्यू मिलेगा, तो उस वाले सिस्टम को हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। तो अब जब आप ग्राफ बनाने जाओ, तो फर्स्ट सिचुएशन में आपको ऐसा मिल सकता है कि दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट पे, और वहां का जो कोऑर्डिनेट होगा वही x का वैल्यू होगा और वही y का वैल्यू होगा, और यहां से सिर्फ मात्र x और y का एक ही वैल्यू मिलेगा, है ना। मींस सपोज x का वैल्यू 4 मिला और y का वैल्यू 3 मिला, तो
तो x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3, और कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मींस x और y का और दूसरा कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगा, और इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ग्राफ जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कटा है, मतलब x का एक ही वैल्यू मिलेगा और y का एक ही वैल्यू मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जब कभी भी लाइन कट जाएगा एक पॉइंट पे तो हम लोग बोल देंगे ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? इट मींस x और y का वैल्यू यहां से मिल पा रहा है, यहां से मिल पा रहा है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड केस में जाते हैं। केस 2, व्हेन लाइंस L1 एंड L2 coincide each other, coincide each other। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ बनाने गए तो क्या सेकंड केस ये मिल सकता है कि दोनों लाइन जो है वो कोइंसाइड कर जाएगा। कोइंसाइड कर जाएगा इट मींस एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कोइंसाइड कर जाएगा। इट मींस अब हम लोग तो जान रहे थे कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहां पर क्या बोलता है? सेकंड, जब आप ग्राफ ड्रॉ करने को तो या तो फर्स्ट केस मिले आपको कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, फर्स्ट केस ना मिले तो ये केस भी आपको मिल सकता है कि दो लाइन जो है वो कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड कर जाए मींस एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाए, है ना। मींस जैसे लाइन, ऐसा कोई लाइन बना, एक तो लाइन बना, है ना, ये ग्राफ, ये जो इक्वेशन है, यहां से हम लोग ग्राफ प्लॉट किए तो ये एक लाइन बना L1, और यहां से जब हम लोग ग्राफ प्लॉट किए तो एक लाइन ऐसा बना कि जो इसी के ऊपर क्या हो गया? ओवरलैप कर गया, इसी के ऊपर ओवरलैप कर गया, कोइंसाइड कर गया, इसी के ऊपर पूरा ये लाइन जो है वो चढ़ गया, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो लाइन L1 भी यही है और लाइन L2 भी यही है ना। तो लाइन L1 और L2 क्या कर जाएगा? कोइंसाइड कर जाएगा। तो इस तरीके के केस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर, यूनिक सॉल्यूशन की जगह यहां पर मैं लिखता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। यहां पर हम लोग इस तरह के सिचुएशन को क्या बोलते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा या कोइंसाइड कर जाएगा, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, दैट इज मैनी सॉल्यूशन। दैट इज मैनी सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन को मैं यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। तो अब हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन। वहां पर तो यूनिक सॉल्यूशन बोले थे केस 1 में, क्योंकि लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा था, और वो पॉइंट पे कट कर रहा था तो वहीं पर x का और एक y का वैल्यू मिलेगा, एक ही ऐसा वैल्यू मिलेगा। लेकिन इसको मैनी सॉल्यूशन इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया, तो x और y का हम लोग को बहुत सारा ऐसा वैल्यू मिलेगा, बहुत सारा ऐसा वैल्यू मिलेगा। मींस x और y का बहुत सारा ऐसा वैल्यू मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जैसे फर्स्ट वाले केस में हम लोग सपोज किए थे कि x का वैल्यू 4 मिला और y का वैल्यू 3 मिला, तभी ये दोनों जब मिला तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, ऐसा हम लोग जो है वो कंसीडर किए थे। लेकिन जब मैनी सॉल्यूशन का केस होगा ना, तो x का वैल्यू एक तो ये है, हो सके ये भी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए, है ना। ऐसा हम लोग मान लेंगे कि ये भी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए, मींस x और y का ऐसा बहुत सारा वैल्यू मिल जाएगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा तो हम लोगों को x का वैल्यू ऐसा बहुत सारा मिलेगा, है ना। x का ऐसा बहुत सारा वैल्यू मिलेगा और y का भी ऐसा बहुत सारा वैल्यू मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन के केस में मींस जब लाइन इंटरसेक्ट करता है तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो वहां पर सिर्फ ओनली एक ही वैल्यू मिलेगा, चाहे आपको जो भी मिले वो वैल्यू हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से निकालते हैं। तो वो वैल्यू आपको जो भी मिलेगा ना, वो एक ही वैल्यू मिलेगा
इस वाले केस में, केस 1 में x का ये और y का ये, और कोई भी दूसरा वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इन दोनों इक्वेशन में। लेकिन मैनी सॉल्यूशन का केस होगा तो हम लोग जान जाएंगे, जैसे ही लाइन कोइंसाइड कर जाएगा हम लोग समझ लेंगे कि ये इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का केस है या मैनी सॉल्यूशन का केस है। इसमें हम लोगों को बहुत सारा x और y का वैल्यू मिलने वाला है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो केस 2 हम लोग समझे कि दो लाइन इंटरसेक्ट मतलब कोइंसाइड कर सकता है, और सिस्टम अभी भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट इसलिए क्योंकि यहां पर भी x और y का वैल्यू मिलेगा, x और y का वैल्यू मिलेगा। थर्ड केस हमारा ये रहेगा, केस थर्ड में कि आप जब ग्राफ बनाने जाओ, ये ग्राफ जब हम लोग बनाने जाएंगे ना तो ये केस के बारे में डिस्कस हो रहा है कि फर्स्ट केस में आपको इस तरह का लाइन मिलेगा कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगा किसी एक पॉइंट पे, या सेकंड केस में आप जाओगे तो एक के ऊपर एक लाइन ओवरलैप कर जाएगा। ये दो केस हुआ। थर्ड केस की बात करते हैं, व्हेन लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। मींस इसमें क्या केस है कि जैसे ही हम लोग ग्राफ को प्लॉट करने जाएंगे तो यहां पर जो दो लाइन होगा, है ना, व्हेन लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, जैसे ही हम लोग फर्स्ट वाले ग्राफ को प्लॉट किए, ये एक एग्जाम्पल है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है कि ये तीनों में काम कर रहा है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख दिया कि इस तरह का दो इक्वेशन जब हमें मिलेगा तो हम लोग प्लॉट करने जाएंगे। तो मान लेते इस वाली इक्वेशन से हम लोगों ने प्लॉट करके एक लाइन बनाया, ठीक है, और इस वाले लाइन को हम लोग L1 लिख दिए, ठीक है। और दूसरा ये कि इस वाले इक्वेशन से भी हम लोग प्लॉट किए और यहां से भी हम लोगों को एक लाइन बनता हुआ दिखाई दिया L2, ठीक है। तो ये थर्ड सिचुएशन आपका कि अगर ग्राफ जैसे ही हम लोग बनाने गए तो पहला केस हो सके आपको ये मिल जाए, ये नहीं मिला तो ये मिलेगा, और ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा, तीन ही केस आपको मिलेंगे। तो थर्ड केस ये बोलता है कि दो लाइन जब पैरेलल हो जाएगा ना तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नो सॉल्यूशन। ये कैसा केस है, नो सॉल्यूशन का केस है। नो सॉल्यूशन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, और जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक x और y का वैल्यू ही नहीं मिलेगा। तो इट मींस यहां पर जो होगा वो नो सॉल्यूशन का केस है। इसमें x और y का वैल्यू आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट भी नहीं किया और ना ही कोइंसाइड किया। तो यहां पर कोई भी x और y का ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, और इसीलिए हम लोग इसको नो सॉल्यूशन बोलते हैं। और इस तरह के सिस्टम को हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं, है ना, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। अब एक एक करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड को थोड़ा सा लेट में समझेंगे। पहले हम लोग अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देन एलिमिनेशन मेथड को समझेंगे हम लोग, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझेंगे, और फिर हम लोग ग्राफिकल मेथड को समझेंगे। ग्राफिकल मेथड में ज्यादा कुछ समझने लायक नहीं है। दोनों ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे, अगर किसी एक पॉइंट पर कट जाएगा तो यहां पर बता देंगे, यहां पर जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, सपोज यहां पर कुछ भी कोऑर्डिनेट रहा होगा 5 और 3, तो 5 जो होगा वो x का वैल्यू होगा, यहां से x का वैल्यू 5 निकल जाएगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 निकल जाएगा। जब हम लोग यहां जाएंगे, सेकेंड बार हो सके ग्राफ बनाए और ऐसा बन गया, ऐसा बन जाएगा तो हम लोग बोल देंगे यहां पर बहुत सारा x और y का वैल्यू मिल सकता है ना, और मिलेगा ही। हम लोग कोई भी एक x और y का वैल्यू यहां पर बता देंगे। अगर ग्राफ हम लोग बनाए, अगर ऐसा बन गया ग्राफ, तो हम लोग बोल देंगे कि ये नो सॉल्यूशन का केस है, और यहां पर हम लोग को x और y का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा, मींस x और y का वैल्यू ही नहीं मिलेगा। इस वाले कंडीशन में हम लोग बोल देंगे कि ये नो सॉल्यूशन का केस है, इसमें लाइन जो है वो पैरेलल बन गया। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लास फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।